इंडिया का मोस्टली जो स्टैंड रहता है काफी न्यूट्रल रहता है, काफी बैलेंस्ड रहता है, और इवेंचुअली वी आर ऑन द राइट साइड इन अ वे कि हम उस पोजीशन पे होते हैं कि हम रशिया से भी ऑयल ले रहे हैं, यूएस से भी ट्रेड कर रहे हैं, और एक ऐसी पोजीशन में भारत को देखा जाता है अक्सर कि हम अपने देश का मैक्सिमम बेनिफिट देख रहे हैं, हर देश देखता है, पर जैसे यूरोप एक तरह से वन साइडेड यूएस का साथ देता है, इंडिया अपने लिए खड़ा होता है। इस बार ये देखा गया कि जब सुप्रीम लीडर जो ईरान के हैं उनको जैसे मारा जाता है, प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो ऑफिशियल हैंडल्स हैं, भारत के प्रधानमंत्री उनके लिए कोई कंडोलेंस मैसेज नहीं लिखते। ऑन दी अदर हैंड ये देखा जाता है कि इसराइल के पीएम को बात हो गई, सऊदी में बात हो गई। सो इसका मतलब ये है कि इस बार हम एक साइड ले रहे हैं, इंडिया इज स्टैंडिंग विद इजराइल एंड द यूएस। निश्चित रूप से साइड ले चुके हैं। हम इजराइल के साथ खड़े हैं। आप ये देखिए कि ऑपरेशन सिंदूर में पूरे विश्व में हमारा समर्थक कौन था? एक ही देश था, वो था इजराइल। तो अब हमें वो जो फेवर है वो रीपे करना है, और इन्होंने, प्रधानमंत्री ने रीपे किया है। वो इजराइल के साथ खड़े हो गए, उनके पार्लियामेंट में जाके उनको आश्वासन दिया। करेक्ट। तो वो तो वी हैव चोजन द साइड। अब ये जो लोग कह रहे हैं कि भाई ये जो इजरायली जहाज है, ये सॉरी ईरानी जहाज है जो कि फ्लीट, इंडियन नेवी के फ्लीट रिव्यू पे आया था विशाखापट्टनम, और वो जा रहा था, उसको उन्होंने अमेरिकन से टॉर्पीडो कर दिया। पहली बात तो ये है कि उन्होंने, अमेरिकन ने उसको टॉर्पीडो किया इंटरनेशनल वाटर्स में। वो कहाँ से आ रहा था और कहाँ से जा रहा था उसका अमेरिकन को कोई मतलब नहीं है। और द फैक्ट इज के वॉर के अंदर में एवरीथिंग इज फेयर। उन्होंने उसको मार गिराया क्योंकि हालांकि उसके पास हथियार नहीं थे, लेकिन जब वो वापस अपने होम बेस में जाता और उस पर हथियार लोड होते और वो चाइनीज एंटी शिप मिसाइल्स लोड होते, तो वो अमेरिकन जो बेड़ा है यूएसएस इब्राहिम लिंकन का, उसको वो धमकी दे सकता था, थ्रेटन कर सकता था, उस पर अटैक कर सकता था। तो उन्होंने अपना राष्ट्र हित देखते हुए उसको टॉर्पीडो कर दिया। पर ये वॉर में तो होता है, राइट। एंड ऑल्सो अगर हमारी टेरिटरी में नहीं, अब जैसे काफी लोग ये बात पे बोल रहे थे कि हमारे गेस्ट थे, हमारे मेहमान थे, तो अब हमारे मेहमान को हमें ईरान तक छोड़ के आना था। हमने उसको रुखसत कर दी, वो मेहमानों को अलविदा बोल दिया और वो चले गए। अब रास्ते में किसी ने उन पर डाका डाला, उनका कत्ल कर दिया, तो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी है। बट अब जैसे यूएस डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो कहते हैं, वो कहते हैं, अमेरिका कह रहा है कि वी वोंट लेट इंडिया बिकम नेक्स्ट चाइना। व्हाई? बिकॉज उनका राष्ट्र हित है कि वो नंबर 1 रहे। हमें ये समझना चाहिए यार, दे आर नॉट, हमारे वो कोई सगे नहीं है अमेरिकन। तो अमेरिका इंडिया को इस वक्त कैसे देख रहा है? अमेरिका को इस वक्त इंडिया को देख रहा है। देखिए, इंडिया की गलती ये रही है कि इंडिया ने सोचा था कि हम मतलब दोनों चीजें रख सकते हैं, बैलेंस करके चल लेंगे। बैलेंस क्या मतलब है कि हम जी जिनपिंग से भी दोस्ती बनाएंगे, पुतिन से भी बनाएंगे, ट्रम्प से भी बनाएंगे, लेकिन ये होता नहीं है हकीकत में। तो इंडिया की गलती सबसे बड़ी ये थी कि जब बाइडेन की सरकार थी तो उन्होंने कहा इंडिया को कि भाई आप क्वाड में मिलिटरीली शामिल हो जाओ और आप हमारे सिर्फ पार्टनर मत बनो लेकिन एलाई बन जाओ। लेकिन भारत ने इनकार कर दिया। और हालांकि गलवान की 2020 की लड़ाई के बाद फिर भी हम चीन के प्रति हमने आकर्षित हुए, बहुत आकर्षित हुए चीन के प्रति, लेकिन चीन का भी इंटरेस्ट नहीं है भारत के साथ में कोई दोस्ती बनाने की। चीन तो चाहता है कि भारत दबा रहे और वो कभी आपको उठने नहीं देगा। तो जब अमेरिका को लगा कि हम, भारत जो है, वी कांट रिलाई ऑन इंडिया 100%, तो टफ लाइन उन्होंने इस्तेमाल कर दी। अब आपको साइड चूज करना है। गलती हमारी यहां हुई कि हमने इज्जत से साइड चूज नहीं की। जो हमको अमेरिकन साइड चूज करनी थी तो हमको अपने टर्म्स पे चूज करनी थी। अब हम उनके टर्म्स पे उनके साथ जा रहे हैं। ये मैं समझता हूं गलत बात हुई है, अनफॉर्चुनेट बात हुई है, क्योंकि उससे हमारी छवि डाउन होती है।
तो इस लड़ाई में हम ईरान और चीन और रूस के साथ नहीं जा पाए। रूस तो खैर प्लेयर ही नहीं है इसमें, वो तो डिस्टेंट प्लेयर है, एंड ही इज द ओनली बेनिफिशियरी ऑफ दिस वॉर। करेक्ट। उस एक ही देश को फायदा हुआ इससे। आपको एक दिलचस्प बात बताऊं कि टेल अवीव में 2 मिलियन 20 लाख यहूदी रहते हैं जो रशिया से माइग्रेट करके आए हैं, और पुतिन को गर्व है इस बात का कि कहता है कि इन टेल अवीव रशियन इज द सेकंड लैंग्वेज स्पोकन, मोस्ट स्पोकन। तो वो जो रशियंस हैं उनके भी लिंक्स हैं, और नेतन्याहू और पुतिन के भी लिंक्स हैं। और आप ये देखो कि नेतन्याहू लड़ाई करवा रहा है जिसका फायदा पुतिन को हो रहा है, ट्रंप को नहीं हो रहा। ट्रंप को तो अपना पिंडा बजा रहा है एप्स्टीन फाइल से, तो वो जबरदस्ती इसमें खींचा गया है। लेकिन फायदा किसका हो रहा है? पुतिन का। फायदा किसका हो रहा है? नेतन्याहू का। ये सोचने वाली बात है, इस पे विचार करना चाहिए। तो इंडिया उस कैंप में नहीं रह सकता था। हमें अपनी जो हमारा कर्ज था, जो ऋण था, उसको अदा करना था। करेक्ट। नेतन्याहू ने हमें सपोर्ट किया ऑपरेशन सिंदूर में, हमने उसको ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में, राइट, और ऑपरेशन रोरिंग लायन में सपोर्ट किया। राइट। लेकिन इस सपोर्ट का नतीजा क्या हुआ कि हम लोग अब उस कैंप में आइडेंटिफाई हो गए हैं। अब हमारी बड़ी बेवकूफ़ी होगी जो हम कहेंगे कि हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के को वापस जाते हैं। उस वो होने वाला है नहीं। ना इधर के रहे ना उधर के रहे, राइट, ना घर के ना घाट के। अब आपने साइड चुन ली है तो इसी साइड में रहो और अपना यहां से फायदा उठाओ और अपनी छवि को बढ़ाओ, एंड मेक योर सेल्फ इंडिस्पेंसिबल टू देम सो दैट यू कैन एक्सट्रैक्ट मैक्सिमम कंसेशंस फॉर योर सेल्फ, श्योर, फॉर दिस नेशन। अब फ्यूचर के लिए व्हाट डू यू थिंक? अभी जो ये वॉर है अभी, बिकॉज ज्यादातर कुछ ऐसी भी वीडियोस थी या ऐसा भी लोगों के मन में है कि भी ऑयल भारत में खत्म हो जाएगा, तेल आना बंद हो जाएगा। सो व्हाट डू यू थिंक इज द फ्यूचर ऑफ दिस वॉर? कहाँ पर जा रहे हैं और भारत के लिए कहाँ पर स्टैंड करता है? मैंने आपसे ये कहा शुरुआत में और बीच में भी कि ये वॉर तब तक चलेगी जब तक के नेतन्याहू के उद्देश्य पूरे नहीं हो जाएंगे, या वो सरेंडर ना कर, और या वो सरेंडर ना कर जाए, IRGC टूट ना जाए, तब तक ये वॉर चलती रहेगी। ये मेरा अंदाज है। आई मे बी रॉन्ग एंड अदर्स मे बी राइट, बट दिस इज माई व्यू। ठीक है जी। और दूसरा, भारत का क्या होगा? भारत, ये तो यही बात होगी ना कि वो लड़ते रहेंगे जब तक एक मर ना जाए। बात तो यही हुई ना। मतलब कोई गिव अप तो नहीं कर रहा कहीं पे, अखाड़े में उतरे हुए हैं, लड़ेंगे और लड़ेंगे। फाइट टू द डेथ है, मिक्स मार्शल आर्ट का कॉन्टेस्ट है। वो हर एक चीज साम दाम दंड भेद का प्रयोग करेंगे, और जो जीतेगा वही सिकंदर। सो एंड आप कह रहे हो कि अभी फिर हम रशिया से तेल लेना शुरू कर देंगे, नॉर्मल हो जाएगा? नहीं, नॉर्मल नहीं, 30 दिन की मोहलत मिली, गेट पास मिला आपको। वो तो वो जो स्टैंडर्ड शिप्स हैं उनसे मिला है ना? हाँ, तो स्टैंडर्ड वो तो वैसे ही बेचते हैं। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं है। यू कांट गेट इनटू अ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट विद फ्रॉम बिटवीन इंडिया, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट। वो तो रिफाइनरी लेती है। अब रशिया की यहाँ पे रिफाइनरी है, नायारा रिफाइनरी, जो रॉजनेफ्ट उसका मालिक है। उन्होंने SR ग्रुप से खरीदी थी। ये गुजरात में है, और एक रिलायंस की रिफाइनरी है। ये लोग रशिया का तेल इस्तेमाल कर रहे थे। अब ये लोग फिर से रशिया का तेल खरीदने लगेंगे, और जो ये लड़ाई 30 दिन में खत्म नहीं हुई तो आपका गेट पास एक्सटेंड हो जाएगा। अमेरिका आपको कह देगा कि भाई आप 30 दिन और के लिए। अमेरिका हमें, मतलब सुनने में बड़ा बुरा लगता है कि हम, लगता तो है, आप जैसे आप सोचो कि अमेरिका बोल रहा है, अमेरिका हमें परमिशन दे रहा है कि तुम लगता है, चुभता है, मुझे भी चुभता है, मुझे भी लगता है। लेकिन अब हम इस जियोपॉलिटिकल मजबूरी में फंस गए हैं कि हमें गेट पास मिल रहा है 30 दिन के लिए कि हाँ भाई ले लो। अब अगले 30 दिन का भी फिर मिलेगा। अब पता नहीं आगे क्या होने वाला है, लेकिन अभी तक तो 30 डेज का मिला है, क्योंकि हमारे जो है ना $230 बिलियन सर्विस एक्सपोर्ट्स के अमेरिका जो जाते हैं। हमारी पूरी जो IT इंडस्ट्री है उस पर निर्भर है अमेरिकन मार्केट पे।
राइट। तो वी कांट लूज दैट। और एक अमेरिकन टेक्नोलॉजी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक चाइनीज टेक्नोलॉजी का है। चाइनीज के पास बेदू सिस्टम और सैटेलाइट्स है, अमेरिका के पास जीपीएस है। तो वी आर इन दैट कैंप, हम उसमें हैं। हमारे भारतीय मूल के लोग अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम में हैं, अमेरिकन ब्यूरोक्रेसी में हैं। भारतीय मूल के लोग, कितने लोग चाइना के पॉलिटिकल सिस्टम में हैं, आप बताइए। कितने लोग चाइना की ब्यूरोक्रेसी में हैं भारतीय मूल के लोग? कोई हैं? आप गिन सकते हो? नाम बता सकते हो? तो फिर आपको उस साइड में लिहाजा जाना ही जाना है। तो ये जो एक नैरेटिव बनाया गया स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का, ये सब रबिश नैरेटिव था। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बहुत पहले खत्म हो चुकी है। वो आपको टॉलरेट कर रहे थे कि आप ये छोटा मोटा यहाँ पे म्यूजिकल चेयर,